इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द कंडीशन व्हेन v इज नॉट परपेंडिकुलर टू b। यानी कि अभी तक हमने कंसीडर किया था कि b का यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का और v का यानी कि स्पीड का 90 डिग्री का एंगल था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है तो उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी चार्ज पार्टिकल की और पाथ कैसा होगा। तो यहाँ पर देखो ये हमने एक्स एक्सिस माना हुआ है, ये जेड एक्स वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओके, तो अगर आपका लेट से आपका बी इज टुवर्ड्स जेड एक्सिस और ये कुछ जेड वाई प्लेन में आपकी वेलोसिटी है एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो स्पीड का वेक्टर है यानी कि वेलोसिटी वेक्टर इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा एंड थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री और 180 डिग्री और 0 डिग्री। ओके, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर हम देख सकते हैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे। अगर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिए जाए तो ये इसको हम बोल सकते हैं वी पैरेलल विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसको बोल सकते हैं वी परपेंडिकुलर विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों ये देखो, अब आपके पास एक कंपोनेंट आ गया जो मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जब भी हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स होती है Q टाइम्स V क्रॉस B, और V क्रॉस B को हम अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं B इंटू वी साइन थीटा। और V साइन थीटा आप देखेंगे V साइन थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये V साइन थीटा होगा, दिस विल बी V साइन थीटा, और जो पैरेलल कंपोनेंट होने वाला है दिस इज V cos थीटा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट V साइन थीटा है, तो आप इस फोर्स को लिख सकते हो Q इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू V परपेंडिकुलर। तो जो भी फोर्स डिपेंड करती है मैग्नेटिक फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। यानी कि इनिशियल जब हमने बी वेक्टर को और वी वेक्टर को परपेंडिकुलर लिया था तो हमारा ये कंपोनेंट टोटल वी बन गया था, लेकिन यहाँ पर अभी ये वी परपेंडिकुलर आएगा यानी कि ओनली अ कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो हमारा फोर्स v परपेंडिकुलर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ड्यू टू दिस कंपोनेंट इट विल मूव इन ए सर्कुलर मोशन। v क्रॉस b अगर आप देखें दिस इज v एंड दिस इज b, अगर इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करें तो फोर्स का डायरेक्शन आपका अपवर्ड रहेगा, यानी कि वो इस डायरेक्शन में एक सर्कुलर मोशन करने वाला है। सर्कुलर मोशन का रेडियस हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, हम बोलते हैं कि सिर्फ एक कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन करता है, तो हम बोलेंगे m इंटू वी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई आर, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ से हमें r की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m इंटू वी परपेंडिकुलर। बच्चों ये कंपोनेंट है v perpendicular that is perpendicular to the magnetic field which is v sin theta upon qb। यहाँ पर आपको r की वैल्यू आ गई है, ये r की वैल्यू आ गई है, ये रोटेट होगा। अब टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन हम निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड हमने निकाला हुआ है। यहाँ पर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, यहाँ पर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर पूरा रोटेट करने का टाइम ना होगा, बट आप देखोगे बाय द टाइम इट विल रोटेट इट इज ऑल्सो मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जैसे जैसे ये रोटेट होगा थोड़ा आगे भी बढ़ता रहेगा और इसका कुछ ऐसा शेप बनेगा, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, मतलब आप अगर इधर से देखेंगे तो आपको सर्कुलर मोशन दिखेगा, लेकिन आप अगर एक्स एक्सिस से दिखेंगे तो आपको ये कुछ लीनियर डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, यानी कि ऐसे करके ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट इज मूविंग इन सर्कुलर वाइल इट इज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द जेड एक्सिस ऑल्सो। तो इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो बच्चों यहाँ पर एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जो डिफरेंस होता है, यानी कि एक सर्कुलर रिंग जैसे हमारी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग बच्चों आपने देखी होगी कुछ इस तरह से होती है, इसको हम बोलते हैं हेलिकल हेलिकल पाथ या फिर हेलिक्स, इसको हेलिक्स भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर दो राउंड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं पिच। जैसे हमने देखा था हमारे स्क्रू जो होता है, स्क्रू पर भी थ्रेड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो हेलिकल। इन थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो थ्रेड्स के बीच में, इनको भी पिच बोलते हैं। जो स्क्रू होता है उसमें भी हम इसको पिच कॉल करते हैं, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही बनेगा। द डिफरेंस बिटवीन टू सर्कल विल बी पिच। अब पिच की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? पिच की वैल्यू निकालते हैं कि एक पूरे रोटेशन में वो यहाँ था, एक पूरे रोटेशन के बाद जब वो एक्स जेड एक्सिस पर आएगा तो वो कितनी दूर मूव हो चुका होगा। आप ये देखो, पूरा रोटेट होने के बाद वो यहाँ आया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस? इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड होगा, जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है, इनटू वी पैरेलल, यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, दैट इज वी कॉस थीटा। और टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई m/क्यू बी। इस तरह से हम इसकी पिच निकाल सकते हैं, और इस ट्रेजेक्टरी को हेलिक्स बोलते हैं। तो बच्चों, हमारे नीट और जेई में, अगर जेई मेंस की बात करें तो इस पार्ट पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी रिमेनिंग पार्ट ये थोड़ा सा जेई एडवांस टाइप का वर्जन है। यहाँ पर थोड़ा सा जेई एडवांस में है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसको थोड़ा सा फोकस होकर देखें। कई बार क्या होता है कि अगर हम इसको जेड एक्सिस की तरफ से देखें, जेड एक्सिस की तरफ से देखें तो आपको ये प्योर सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ आपकी जेड एक्सिस है, वहां से देखें तो ये आपको ऐसे मूव करता हुआ नजर आएगा, यानी कि जेड एक्सिस की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। बट अगर जेड एक्सिस की तरफ से देखेंगे तो ये आपको प्योर सर्कल नजर आएगा। तो यानी कि जेड कोऑर्डिनेट को आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, वी पैरेलल इनटू जो भी टाइम है, तो ये आपको जेड कोऑर्डिनेट देगा। अगर बात आती है हमारी एक्स कोऑर्डिनेट की और वाई कोऑर्डिनेट की, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये एक सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, इधर आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, आपने यानी कि इधर से देखा है, दिस इज वाई एक्सिस, और अंदर की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया। तो आप इसको देखेंगे, इट विल रोटेट, रोटेट। अब इसको अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ये एंगल अल्फा को बोल सकते हैं आप ओमेगा इंटू जो भी टाइम टी रहा है, टी टाइम के बाद इसका अल्फा कितना होगा? ओमेगा। अब बच्चों, ओमेगा कैसे आता है? ओमेगा आता है 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा QB/m, यानी कि ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी आपको QB/m। इस तरह से आपको ओमेगा निकालेंगे, और अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? अल्फा इक्वल्स टू QB/m इंटू एनी टाइम टी। इस तरह से ये आपको एंगल अल्फा मिल जाएगा। एंगल अल्फा मिलने के बाद आप देखोगे कि एक्स एक्सिस यानी कि इस पॉइंट पर है, तो इसकी एक्स एक्सिस ये होगी। अगर ये रेडियस आर है तो दिस इज आर कॉस थीटा, तो आप एक्स एक्सिस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका निकाल सकते हो आप आर माइनस आर कॉस थीटा से। कॉस थीटा यानी कि कॉस अल्फा। ओके, अल्फा आ गया, तो आर माइनस आर कॉस अल्फा से आपने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दिया। बात आती है वाई कोऑर्डिनेट की। ये वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये लेंथ के बराबर, और इसको आप निकाल सकते हो आर साइन अल्फा से। वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका आर साइन अल्फा। तो बच्चों, बहुत इजीली आप देख सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट आपका आर साइन अल्फा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका आर माइनस आर कॉस अल्फा होगा। क्योंकि आप देखो, इस पॉइंट पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप, ये टोटल डिस्टेंस आर है और ये वाला डिस्टेंस आर कॉस अल्फा है, तो ये एक्स एक्सिस आपकी आर माइनस आर कॉस। जेड एक्सिस को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वी पैरेलल इंटू टी। इस तरह से आपको एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आप किसी भी टाइम पर इस पाथ के अंदर, जो इनिशियली देखने में बहुत टफ लगता है, तो उसको हम क्या करते हैं, जेड एक्सिस को लीनियर मोशन से डील करते हैं और एक्स वाई एक्सिस को सर्कुलर मोशन से डील करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। तो हम आर की और अल्फा की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या आएगा? QB/m इंटू टी। अब बात आती है फोर्स की। तो बच्चों, जब भी सर्कुलर मोशन करेगा तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी Ω² बाई r। हम ये कह सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू अपने पास 2 पाई बाई टी, यानी कि ओमेगा अपने पास आ गया है QB/m। तो इस तरह से हम फोर्स भी बता सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितनी लग रही होगी। और और अगर हम बात करें, देखो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर आप ये देखें, दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा। तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये एंगल अल्फा है, तो आप इसको देख सकते हैं, दिस
एंगल इज ऑल्सो अल्फा, अच्छा सॉरी, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा। जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इधर है, ये सेंट्रीपिटल होगा, तो इसका एक कंपोनेंट ये एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, ए सी का कॉस कंपोनेंट यानी कि कॉस अल्फा आपका एक्स एक्सिस के अराउंड आएगा, और ए सी साइन अल्फा आपका माइनस जे में यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस के अराउंड आएगा। तो आप इस इक्वेशन से आप इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर से देखो बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो यानी कि इसका एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। अब ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसके दो कंपोनेंट लेंगे, दिस इज ए सी साइन अल्फा एंड दिस इज ए सी कॉस अल्फा। तो ये ए सी कॉस अल्फा हो जाएगा और ए सी साइन अल्फा हो जाएगा। ए सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा अपने को पता है, तो इस तरह से आप ए एक्स और ए वाई भी निकाल सकते हैं। आपको एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, ए एक्स और ए वाई आ गए, तो इसी से आप फर्दर इसकी इक्वेशन भी किसी भी टाइम पीरियड पे अगर निकालने को बोलें तो आप किसी भी टाइम पर इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। बात करें v की, v की अगर हम बात करें तो z एक्सिस के अलोंग तो v पैरेलल है, ओके। और x और y में अगर हम देखें तो आप देखो इसी इक्वेशन पे आते हैं, इस डायरेक्शन में ये आपकी v परपेंडिकुलर है, ये आपकी v परपेंडिकुलर है, तो आप देखेंगे ये एंगल अल्फा था, इसको देखेंगे दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, तो v परपेंडिकुलर का साइन कंपोनेंट v परपेंडिकुलर साइन अल्फा आपको दे देगा vx, और ये v परपेंडिकुलर है, इसका कॉस कंपोनेंट v परपेंडिकुलर कॉस अल्फा आपको देगा vy। तो इस तरह से आप vx और vy भी निकाल सकते हैं, और v पैरेलल जो आया था वो हमारा vz होगा, v पैरेलल को हमने इनिशियली सेपरेट कर लिया था। अब आप ये ध्यान रखें, ये अल्फा है और इनिशियली जो एंगल था वो थीटा था, अब ये अल्फा ओमेगा से दिया जाता है, हमने पहले भी बात करी है, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। तो ये थोड़ा सा एडवांस वाला वर्जन है, जेई मेंस में और नीट में इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर एक आपको फिगर दे रखी है और क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर शोज अ रीजन ऑफ लेंथ L with uniform magnetic field of 0.3 Tesla. A proton enters the region with velocity this, making an angle 60 degree with the field. If the proton completes 10 revolutions by the time it crosses the region shown, L is close to, यानी कि इस रीजन को क्रॉस करते टाइम इसने अप्रोक्स 10 रोटेशन यहाँ पर करे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बी का डायरेक्शन दे रखा है और आप वेलोसिटी का डायरेक्शन आप ऐसे बना लेंगे, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये आपका 60 डिग्री आएगा, ये आपका v पैरेलल हो जाएगा यानी कि v cos 60, और एक ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर की वैल्यू आप v sin 60 बोल सकते हैं। रेडियस आप बता सकते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम बोल सकते हैं, टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई m ओवर क्यू बी, यहाँ पर स्पीड के इंडिपेंडेंट होगा। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस करने यानी कि एल रीजन को क्रॉस करने में उसने 10 रिवॉल्यूशन करे, यानी कि उसका टोटल टाइम पीरियड होगा 10 टी, इतना टाइम पीरियड होगा। तो इस तरह से वो 10 रोटेशन कंप्लीट कर लेता है बाय द टाइम इट क्रॉसेस दिस रीजन। तो हम एल को बोल सकते हैं एल इक्वल्स टू 2 टाइम्स 10 टाइम्स टी, इजी है। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज सॉरी 10 टाइम्स टी इंटू वी पैरेलल, ये हो जाएगा। v पैरेलल को हम कितना लिख सकते हैं, v पैरेलल इज v cos 60, v cos 60 यानी कि v cos 60 इज 1/2 इंटू 10, और टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 2 पाई, m की वैल्यू यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27। इसको सॉल्व करेंगे और इसमें आप q की वैल्यू डालेंगे, q यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और b आपको दिया हुआ है 0.3 टेस्ला।
इसको आप v की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर। v की वैल्यू होगी आपकी 4 इंटू 10⁵ बाई 2 इंटू 10 यानी इंटू 2 पाई इंटू 1.6 अपॉन 1.67, सॉरी 1.67 ओवर 1.6 इंटू 1/0.3, और ये पावर आप देखेंगे दिस विल कम आउट टू बी 10⁻⁻8, ये होगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको L की वैल्यू अप्रोक्स 0.41 आएगी, 44 मीटर के आसपास मिल जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको L की वैल्यू 0.44 मीटर के आसपास मिल जाएगी, तो आपका आंसर होगा सी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन गेट दिस। एक और क्वेश्चन जो 2020 में ही पूछा गया है, आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अ बीम ऑफ प्रोटॉन विद स्पीड, सेम स्पीड दे रखी है आपको as before, enters a uniform magnetic field, magnetic field की वैल्यू भी सेम है at an angle 60 degree to the magnetic field, the pitch of the resulting helical path of the proton is close to। यानी कि यहाँ पर आपको फिगर नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं v पैरेलल इक्वल्स टू v cos थीटा। ओके, पिच की बात करिए तो पिच इज इजीली यू कैन कैलकुलेट, पिच इज नथिंग बट v पैरेलल इंटू t, and t we know that is 2 pi m over qb। तो हमने पिच की वैल्यू निकालनी है, तो पिच आपकी आएगी 2 पाई वी पैरेलल आप बोल सकते हो 4 इंटू 10⁵ कॉस 60 डिग्री इंटू 2 पाई m ये है। अब 1/1 आप इसकी वैल्यू डालते हैं, कॉस 60 1/2 होगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁵ इंटू 2 पाई m की वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू आप डालेंगे 1.69, सॉरी 1.67, 1.67 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी 27, और प्रोटॉन का चार्ज आप डालेंगे 1.69 इंटू 10⁻⁻19। ओके, यहाँ पर मास सॉरी चार्ज डिफर कर रखा है, 1.69 दे रखा है, और b की वैल्यू अगर 0.3 टेस्ला डालेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसकी वैल्यू अप्रोक्स 4.14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर मिलने वाली है। ये आपको पिच मिल जाएगी। इसको देखेंगे इट विल अप्रोक्स 4 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अभी हमने दो तरह की फोर्स पढ़ी थी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी Q इंटू ई चार्ज पर, और एक फोर्स थी मैग्नेटिक फोर्स जो सिर्फ मूविंग चार्ज पर एक्ट होती है, दैट इज V क्रॉस B। अगर कोई भी चार्ज, इट इज द फोर्स ऑन द चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तो एक मूविंग चार्ज पर कितनी फोर्स होगी? तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स को बोल सकते हैं Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स को बोल सकते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी। तो कंबाइन करके हम बोलेंगे कि नेट फोर्स वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी और मैग्नेटिक फोर्स भी होगी, दैट इज Q टाइम्स E प्लस V क्रॉस बी। यहां से Q कॉमन लेंगे तो ये टोटल फोर्स आएगी, और इस फोर्स को हम नाम देते हैं लॉरेंज फोर्स। तो यानी कि एक चार्ज पर इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट फोर्स रहेगी उसको हम बोलेंगे Q इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। दोनों ही फोर्स उस पर एक्ट होंगी और नेट फोर्स होगी दिस थिंग, इसको बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। अब यहाँ पर हम केस कंसीडर करते हैं। पहला केस कंसीडर करते हैं व्हेन वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर इन द पैरेलल डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर तीनों पैरेलल है। तो पहली बात, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है आपकी, दैट इज V क्रॉस बी। V क्रॉस बी टाइम्स Q होता है, यानी कि ये जीरो हो जाएगी क्योंकि V और B पैरेलल है, ये जीरो हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो रहेगी, फील्ड उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा दैट इज Q इंटू ई।
यहाँ सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है, तो यहाँ पर एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है. तो दिस विल बी uniform accelerated motion in a straight line. Particle will move in a straight line with this much of acceleration, force upon mass. Kinetic energy will change, but the direction of the motion will not change. तो ये था हमारा केस वन. काफी इजियर केस था. लेकिन हम आगे केस कंसीडर करते हैं व्हेन E इज पैरेलल टू B. E और B पैरेलल हैं, लेकिन V इज एट एन एंगल थीटा विद बोथ. यानी कि आप देख रहे हैं V, E एंड B दोनों पैरेलल है. ठीक है. अब थोड़ा सा वो आ गया कि आपका वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से. ये आप देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, अंदर वाली वाई एक्सिस है आपकी. दिस इज योर वाई एक्सिस is going into the plane, and coming out of the plane is negative y-axis, negative y-axis. Okay, and z-axis is up. तो आप देखेंगे जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज इन एक्स जेड प्लेन. एक्स जेड प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर है. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है. तो होगा क्या, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएगा, एक तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आएगा. तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो आप देखेंगे बी की वजह से एक फोर्स लगेगा, वी क्रॉस बी. वी क्रॉस बी यानी कि अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और ये कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन घूमने लगेगा. लेकिन वी पैरेलल की वजह से ये आगे भी मूव करेगा. अब ये कुछ हेलिकल पाथ में घूमेगा, लेकिन जैसे ही ये सर्कुलर मोशन में जाएगा तो यहाँ पर वी पैरेलल इज नॉट कांस्टेंट. क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो v पैरेलल की वजह से यहाँ पर ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा अलोंग द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. तो यहाँ पर ये एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, द पाथ विल बी लाइक दिस. और ये जो आप देख रहे हैं पिच इसकी कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी. ये कंटिन्यूस पिच बढ़ती जाएगी. तो आप अगर सर्कुलर मोशन को देखें तो सर्कुलर मोशन विल डिपेंड ऑन दिस, और जो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि v पैरेलल, इसकी टोटल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगी v पैरेलल a इंटू टी. इस तरह से हो जाएगी. और a की वैल्यू क्या होगी आपका क्यू ई बाई एम. इस तरह से होगी. तो v अलोंग एक्स एक्सिस बढ़ती जाएगी और v परपेंडिकुलर विल रिमेन सेम, बट उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा. तो आप देखेंगे इसका रेडियस विल रिमेन कांस्टेंट, बट पिच चेंज होती रहेगी. रेडियस चेंज नहीं होगा बट इसकी पिच चेंज होती रहेगी. अगर इस मोशन को आप एक्स एक्सिस की तरफ से विजुलाइज करें, यानी कि ऑब्जर्व करें इसको एक्स एक्सिस से, तो ये आपको एक परफेक्ट सर्कुलर मोशन नजर आएगा. तो सर्कुलर मोशन का कुछ फिगर ऐसे होगा. ये आपका जेड एक्सिस है. तो वी परपेंडिकुलर इनिशियली इस डायरेक्शन में थी और बी इज आउट ऑफ द पोल. तो ये फोर्स लगेगी इसकी वाई डायरेक्शन में. तो यहाँ पर इसका सेंटर होगा, इट विल मूव इन अ सर्कल विद z एक्सिस एज ए टेंजेंट. इस तरह से मूव करेगा. और इसका सेंटर कहाँ होगा, एट y इक्वल्स टू r. और r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं m इंटू वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी. इस तरह से निकाल सकते हैं. किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, v पैरेलल. x की वैल्यू आप निकाल सकते हो v पैरेलल, जो भी आएगी v पैरेलल इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. किसी भी टाइम पर आप x एक्सिस निकाल सकते हो. अगेन सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करके आप y और z एक्सिस भी निकाल सकते हो, एज वी डिड इन द प्रीवियस सिनेरियो. केस नंबर थ्री. केस नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जेई और जेई मेंस और नीट में ये काफी पूछा जाता है. तो नीट के लिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है. केस थर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वी ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये तीनों परपेंडिकुलर हैं. सो फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस. तो आप देखेंगे वेलोसिटी पर एक मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा V क्रॉस बी। V क्रॉस बी आपका नीचे की तरफ आएगा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन नेगेटिव वाई एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं कि दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, इट मे हैपन कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर हमें फोर्स इक्वल यानी कि जीरो चाहिए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, नेट फोर्स इसके पास जीरो है बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। वी कैन से Q इंटू ई इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। Q कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड V क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। बट वी नो V और B दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये आ जाएगा वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी V इंटू बी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हाउ मच स्पीड वी नीड सच दैट द टोटल फोर्स इज जीरो। तो यहाँ पर आप V देखोगे, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, विच कैन बी फाउंड आउट बाई क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि E क्रॉस B को करें तो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दे देगा। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर कैन बी गिवन एज E कैप इंटू बी कैप। ई कैप इंटू बी कैप करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही याद रखेंगे इस केस के लिए। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग with constant velocity in a region having electric and magnetic fields of string strength 20 volt per meter and 0.5 Tesla at right angles to the direction of motion of electron. What is the velocity of electron? यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम बोल सकते हैं नेट फोर्स जीरो होगी। नेट फोर्स जीरो होगी यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स माइनस टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दोनों ऐड हो गए जीरो होगी। वी कैन से Q इंटू ई इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। ओके, अब वी हैव बोथ आर एट राइट एंगल, यानी कि तीनों राइट एंगल वाला केस आ जाता है आपके पास। ऐसे करके वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कुछ इस तरह का केस आ जाता है। तो इस केस में हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू V इंटू बी। तो वेलोसिटी वेक्टर आपका हो जाएगा E बाई बी, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। E की वैल्यू आपको 20 वोल्ट पर मीटर दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला एसआई यूनिट में। आप इसको सॉल्व करोगे आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा डी 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टिकल हैविंग मास ऑफ दिस, चार्ज ऑफ दिस, particle giving initial horizontal velocity of this in the presence of electric field and magnetic field. To keep the particle moving in a horizontal direction, it is necessary. To keep the particle moving in horizontal direction, यानी कि net force again zero है. It means magnetic force plus electric force दोनों जीरो होनी चाहिए। या तो एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जीरो, या फिर एक कंडीशन है मैग्नेटिक फोर्स इज माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बच्चों ये वाली कंडीशन कब अचीव हो सकती है कि ये तीनों अगर पैरेलल है, तो यानी कि केस वन में हमने स्टडी किया था, तो यहाँ पर तीनों पैरेलल हैं तो इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा बोल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी, बट इट इज अलोंग द वेलोसिटी, इट इज अलोंग द वेलोसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड फॉर श्योर जीरो होनी चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रेट लाइन में मूव
नहीं कर सकते। दूसरा केस आता है कि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो में आपका केस आ जाता है कि तीनों परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों परपेंडिकुलर है। तो वन बाय वन ऑप्शन को देखते हैं। पहले तो रखा है बी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर बी वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हुआ तो देयर विल बी ए फोर्स ऑफ मैग्नेटिक एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। मैग्नेटिक फोर्स अगर वेलोसिटी के अलोंग आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगी और मैग्नेटिक फोर्स इधर होगी, तो ये केस नहीं हो सकता। नेट फोर्स वाला बोथ अलोंग द वेलोसिटी, ये वाला केस हो सकता है क्योंकि ये वाले केस में बोथ थ्री ऑफ दीज आर पैरेलल, यानी कि सेकंड कैन बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड में बोल सकते हैं बोथ ई एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमने केस थर्ड में ये पढ़ा था, इट कुड बी द पॉसिबल आंसर। फोर्थ को हम देखते हैं, बी शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी परपेंडिकुलर। अगर बी और वेलोसिटी डायरेक्शन हो गए तो आप देखेंगे एफ एम तो जीरो होगा यानी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो आप देखो वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे सेकंड एंड थर्ड, और आप आंसर में देखेंगे दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ है a charged particle with charge q enters a region with constant uniform mutually orthogonal fields E and B with velocity vector v perpendicular to E and B both। यानी कि ये केस थर्ड बनने वाला है, comes out without any change in the magnitude and direction of v। अगेन यहाँ पर हमारा तीनों परपेंडिकुलर वाला केस है, B, E और V। हम बोल सकते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज ई मैग्नीट्यूड बाई बी मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी का डायरेक्शन कैन बी रिटन एज ई कैप इंटू बी कैप। इसको हम बोल सकते हैं ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड इंटू ई मैग्नीट्यूड। तो हमारा टोटल वेलोसिटी वेक्टर बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू वी कैप विच इज डिवाइड बाई डी, और इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्शन वेक्टर को क्रॉस बाई ई मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनली मिल जाएगा ई क्रॉस बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर। इस तरह आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा ई क्रॉस बी बाई वी स्क्वायर। तो आप देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा बी, ई क्रॉस बी बाई बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू मूव्स विद वेलोसिटी इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बताया हुआ है। वी नीड टू फाइंड द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज वेयर चार्ज इज पॉजिटिव। सो अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज फोर्स हम बात करेंगे, फोर्स क्या होगी क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पर हमारा अगर क्यू ई की बात करें दैट वुड बी क्यू इंटू थ्री आई जे प्लस टू के। तो यहाँ पर अगर हम y कंपोनेंट को देखेंगे तो इट वुड बी q इंटू जे कैप, ये y कंपोनेंट हो जाएगा। और v क्रॉस b का अगर हम y कंपोनेंट देखेंगे तो y कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे आई जे के, एन v को आप ले सकते हैं 3 4 1, एन आप b को लिख देंगे 1 1 -3। आप इसमें अगर j कंपोनेंट निकालने जाएंगे तो सिर्फ j पर हम फोकस करेंगे। 3 इंटू थ्री यानी कि दिस विल बी माइनस जे इंटू 3 इंटू -3 माइनस टाइम्स 1 इंटू 1, यानी कि यहाँ पर आपके हो जाएगा माइनस जे इंटू -10 दैट इज 10 जे। तो आपके पास टोटल फोर्स हो जाएगा क्यू जे प्लस 10 क्यू जे। आपके पास y कंपोनेंट आपको 11 क्यू जे मिल जाएगा।
The y component of the force will be 11q. Answer will be A. And in the next question, we'll see a particle of charge 16 into 10 power minus 16 moving with velocity 10 meter per second along x-axis enters a region where magnetic field induction along with y-axis and electric field magnitude 10 to power 4 with volt per meter is along negative z-axis. The charged particle continues to move along positive x-axis the magnitude of B. तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज वी क्रॉस बी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि it is along y-axis and velocity along x-axis, so they are perpendicular. We can say magnitude of E is V into B, and we can say B is E by V. तो आप E की वैल्यू निकालेंगे, E is 10 to power 4 और velocity की वैल्यू है आपकी 10, it would be 10 to power 3 टेस्ला के आसपास आएगा। इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, so it will be 10 power 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। योर आंसर वुड बी सी, यानी कि 10 पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सर्टेन रीजन static electric field and magnetic field exist. Magnetic field is given by this and test charge moving with velocity this. Experience is no force, कोई भी force नहीं लग रही है in that region. The electric field in that region. We need to find what would be the electric field such that it experiences no force. हम बोल सकते हैं कि F net in the presence of electric field and magnetic field is zero. So we can conclude that the force due to the electric field and the force due to magnetic field are opposite in direction. So total force is zero and the force due to electric field and magnetic field in opposite and equal. So we can say electric field is equals to minus V cross B. So V cross B, electric field, we need to find electric field. V और B हमें दिए हुए हैं, तो हम V और B का क्रॉस करने के लिए हम कह सकते हैं दिस इज V नॉट इंटू B नॉट, और इनके वेक्टर्स को हम लिख सकते हैं I J K, और V को हम लिख सकते हैं 3 -1 2 और B को 1 2 -4। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मिलेगा यानी कि I V नॉट B नॉट माइनस में I का कोफिशिएंट आप देखेंगे दिस इज -4 इंटू -4, यानी कि यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। दिस इज -1 -4 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 -2 इंटू 2, ये 0 मिल जाएगा। माइनस जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा -12 -2, और k के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, k के साथ आपको मिलेगा 6 -1 +1, ये 7 मिल जाएगा। So you will get electric field equals to minus V naught B naught, that is 14J plus 7K. This would be the answer। और ये माइनस साइन आएगा, आप इसका ध्यान रखें क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन सिमिलर हैं, लेकिन माइनस वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इज दिस। वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन है यानी कि vx दिया हुआ है आपको, दैट इज 6 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। नाउ इट एंटर्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, पुटिंग द y डायरेक्शन, पॉइंटिंग अलोंग y डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y डायरेक्शन में है, दिस इज अलोंग x एक्सिस, and the magnitude and direction of magnetic field set up in the region such that the electron keeps moving along the
एक्स डायरेक्शन। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है माइनस वी क्रॉस बी में होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, यानी कि वाई डायरेक्शन में है, तो वी क्रॉस बी में आप देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम जेड एक्सिस में रखते हैं, जेड एक्सिस में अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो V क्रॉस बी विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो V क्रॉस बी का डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अपोजिट होना चाहिए, यानी कि माइनस वी क्रॉस बी इधर आएगा। तो यानी कि पहली बात हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, जेड एक्सिस में होना चाहिए, प्लस जेड एक्सिस में। सेकेंड इज कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ E इज मैग्नीट्यूड ऑफ V एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब साइन यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो कैलकुलेट करेंगे, यानी कि मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाई वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप देखेंगे, यूनिट्स दे रखी हैं आपको 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर वोल्ट पर मीटर में अगर कन्वर्ट करें, यू कैन राइट इट 300 इंटू 10⁻², वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर में आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। अब इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे, दिस इज इन एसआई यूनिट 10⁻⁴, और वेलोसिटी है 6 इंटू 10⁻⁶। सो दिस विल गिव यू वैल्यू इन टेस्ला। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 0.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, और इसको सॉल्व करके आप ले सकते हो 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये आपको पास मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन क्या आया, प्लस जेड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।